गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विपणन मार्केटिंग चैप्टर के अंदर ही भौतिक वितरण फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये विपणन मिश्र का तीसरा तत्व है। पहला हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़े मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़े। और अब तीसरा जो है भौतिक वितरण हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। ये बेसिकली क्लास जो है समझने के लिए है। नोट्स आपको इसको बना करके अलग से दे दिया जाएगा आंसर के रूप में। आप जानते हैं आंसर लिखने का तरीका अलग होता है और हम लोग समझते हैं उसको दूसरे तरह से, सामान्य भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ आप समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है आपका, और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं अच्छे नंबर के। तो सबसे पहले भौतिक वितरण क्या है? भौतिक वितरण का भौतिक फिजिकल मतलब ये होता है कि निर्माता वस्तु को बना दिया, अब वस्तु जो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगा, ये एक समस्या है। तो वो वस्तु को निर्माता से और उपभोक्ता तक, उसको प्रयोग करने वाले उपभोक्ता या क्रेता तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लो कि कोई एक कंपनी है, उषा का फैन का ही कंपनी है, या रेफ्रिजरेटर का कंपनी है, फ्रिज का कंपनी है, जूता का कंपनी है। तो वो उसका मान लो कि वो उत्पादन स्थल कहाँ है? दिल्ली में है। तो देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में उसका सामान कैसे पहुँचेगा ताकि जो है लोग वहाँ उसको खरीद सकें। तो इसके लिए वो सभी जगह जो है उत्पादन स्थल नहीं बना सकता है, इससे उसका लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि वो ऐसा व्यवस्था कायम करेगा जिससे कि वहाँ पास उसका वस्तु पहुँचे, वहाँ उसको भंडार करके रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए, और फिर जा कर के उसका जो है वहाँ से उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा सके, बेचा जा सके। तो ये सारा प्रक्रिया जो होता है इसी को हम लोग भौतिक वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है कि इस संबंध में जो आपका निर्माता है उसको दो प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है। एक है कि वस्तु को देश के विभिन्न भागों में किस तरह से भेजा जाएगा, पहुंचाया जाएगा, उसके साधन क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के माध्यम क्या होंगे। रेल से भेजा जाएगा, ट्रक से भेजा जाएगा, गाड़ियों, छोटी छोटी गाड़ियों में भेजा जाएगा, या और कोई तरीका होगा। दूसरा होता है कि वस्तुओं वो खुद उपभोक्ताओं को सीधा माल अपने बेचेगा, या फिर वो कुछ ऐसे लोगों को शामिल करेगा बीच में, कुछ ऐसे व्यापारियों को शामिल करेगा जो कि उनकी वस्तुओं को खरीद करके और फिर पुनः बिक्री करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पास कि निर्माता है, इसको हम लोग उत्पादक भी बोलते हैं। इससे वस्तु कहाँ भेजना है? हमको वस्तु भेजना है, हमको बेचना है, उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है, उपभोक्ता तक पहुँचाना है। इसके बीच में वो चाहे तो कोई किसी थोक व्यापारी को माल बेच सकता है। थोक व्यापारी वो आदमी होता है जो कि निर्माता से बड़ी संख्या में, मात्रा में जो है वस्तुओं को खरीद लेता है। तो स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वस्तुओं को कैसे बेच पाएगा। थोक व्यापारी किसको बेच सकता है? फुटकर व्यापारी को बेच सकता है। फुटकर व्यापारी मतलब कि ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जिनके पास पूंजी कम रहती है, वो क्या करेंगे? ऐसे थोक व्यापारी से थोड़ा थोड़ा माल खरीद करके और घूम घूम करके उसको बेचेंगे। किसको बेचेंगे? उपभोक्ताओं को बेचेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं निर्माता और उपभोक्ता के बीच में दो मध्यस्थ हैं। इनको हम लोग मिडिल मैन भी कहते हैं। मिडिल मैन
ठीक है। इनका काम है निर्माता से या थोक व्यापारी से वस्तुओं को प्राप्त करके और फिर क्या है आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इनको मिडिल मैन, मध्यस्थ या माध्य भी कहते हैं। माध्य भी कहते हैं। माध्य किस चीज़ का माध्य? वितरण का माध्य है। ये वितरण के माध्य हैं। ये उनकी सहायता से वस्तुएं निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचती है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ जान गए, एक कि भौतिक वितरण क्या है, दूसरा ये समझे कि माध्य, मध्यस्थ या माध्य किसको बोला जाता है। ठीक है। तो अब ये मध्यस्थ रखने से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ होता है? मध्यस्थ से फ़ायदा ये होता है, देखो मध्यस्थ क्या करता है कि निर्माता से जो है वस्तुओं को का स्वामित्व हस्तांतरित कर लेता है। यानी कि जो वस्तु का स्वामी निर्माता था वो उसको खरीद लेता है। अब उसका मालिक कौन हो गया? तो थोक व्यापारी हो गया। वो फिर अब अगले जो है फुटकर व्यापारी को बेच रहा है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ? स्वामित्व का हस्तांतरण और सामान का हस्तांतरण किसको हो गया? फुटकर व्यापारी को हो गया। तो इस तरह से स्वामित्व का हस्तांतरण होता है और फिर जो है उपभोक्ताओं तक माल पहुँचता है। तो इससे क्या होता है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि निर्माता को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अलग से खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। क्यों? निर्माता अगर अपने माल को डायरेक्ट अगर उपभोक्ता को बेचता अगर, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता? अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में उसको अपना जो है फुटकर दुकान खोलना पड़ता। ठीक है। और उस दुकान में वस्तुओं को जमा करना पड़ता, वहाँ पर बेचने का सारा व्यवस्था करना पड़ता। तो इसका उत्पादन कार्य के अलावा जो है उस वस्तु का वितरण और विक्रय के लिए इसको अलग से बहुत सारी खर्चे करनी पड़ती, जिससे कि इसका क्या होता? लागत बढ़ जाएगा और सभी तरह के कार्यों को यह आसानी से कर भी नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है, निर्माताओं के लिए मध्यस्थों का होना क्या होता है? बहुत लाभदायक हो जाता है। वस्तुओं को अपना बेचना, वितरित करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी तरफ मध्यस्थ को क्या फ़ायदा होता है? मध्यस्थ को फ़ायदा होता है कि वो निर्मित माल को विभिन्न माध्यमों से अपना लाभ जोड़ते हुए क्या करते हैं? उपभोक्ताओं को बेचते हैं और लाभ कमा लेते हैं। तो यहाँ जो है मध्यस्थ जो है विक्रय से संबंधित सभी प्रकार की, वितरण से संबंधित सभी प्रकार के व्यवस्था करते हैं, उस पे खर्च करते हैं और लाभ कमाते हैं। उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होता है? उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है, मान लीजिए कि राम नाम का कोई आदमी है, अगर उसको 4 अलग अलग तरह की वस्तुएं खरीदनी हो, जैसे अगर उसको एक फुटबॉल खरीदना है, उसको दवा खरीदना है, उसको जो है शैम्पू खरीदना है, तेल खरीदना है, तो इस तरह का अगर उसको 4 तरह का सामान खरीदना है, तो अगर मान लीजिए मध्यस्थ नहीं होते, इसके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी नहीं होता, तो इसको क्या होता कि अलग अलग निर्माता के, फुटबॉल बनाने वाले निर्माता के पास जाकर के उसको खरीदना पड़ता, फिर उसको दवा के लिए अलग जगह जाना पड़ता, उसके बाद उसको शैम्पू साबुन वगैरह के लिए तीसरे जगह जाना पड़ता, और फिर चौथे सामान के लिए चौथे जगह जाना पड़ता। तो इस तरह से उसका समय और जो है लागत दोनों बढ़ जाता। अब क्या होगा, अगर मध्यस्थ आ गया, ये राम के बीच में एक मध्यस्थ आ गया, कोई रिटेलर है, कोई फुटकर व्यापारी है, वो आ गया, वो क्या करेगा? वो ये चारों तरह के जो सामान है उसको ये क्या करता है, ये संग्रह करके एक जगह व्यवस्था कर लेता, अपने दुकान में रखता है ये। अब क्या करना होगा? अब राम को चाहे उपभोक्ता को क्या है, इन चारों अलग अलग उत्पादकों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। वो किसी भी दुकान पे जाएगा जहाँ की इन वस्तुओं का कलेक्शन होगा और वो वहाँ से खरीद सकता है। और एक उदाहरण ले सकते हैं, मान लो कि किसी को क्रिकेट का सामान खरीदना है, बैट खरीदना है, बॉल खरीदना है, ग्लव्स खरीदना है, पैड खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है, तो अब वो अगर मध्यस्थ नहीं होता तो क्या होता? अब सभी सामानें जो हैं एक ही कंपनी नहीं बनाती, एक ही निर्माता नहीं बनाती, अलग अलग निर्माता बनाते, कोई पैड बनाता है, कोई बॉल बनाता है।
तो मध्यस्थ नहीं होने से क्या होगा, अलग अलग निर्माताओं के पास पहुंच करके वहाँ पास उनका जो दुकान होगा वहाँ जाके खरीदना पड़ेगा, कहीं से बॉल, कहीं से बैट, कहीं से और कोई चीज़। लेकिन अगर स्पोर्ट्स का दुकान एक मध्यस्थ ने खरीद लिए, खोला हुआ है, वो क्या करता है, अलग अलग निर्माताओं से किसी निर्माता से बॉल ला के रखता है, किसी से बैट ला के रखता है, किसी से पैड, किसी से ग्लव्स, किसी से टी शर्ट ला करके वो अपने दुकान पे रहता है। तो कस्टमर वहाँ पहुँचेगा तो उसको एक ही जगह सभी सामानें आसान से उपलब्ध हो जाएगी, खेल का सामान। तो उसको क्या हुआ, समय का बचत हुआ और उसको जो है परिश्रम भी कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से मध्यस्थों के होने से ग्राहकों को बहुत फायदा होता है और उससे जो है व्यापारियों को और निर्माताओं को भी लाभ पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जान लिया कि निर्माताओं को मध्यस्थों से क्या फ़ायदा है, मध्यस्थ को क्या फ़ायदा है, उपभोक्ताओं को भी क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वितरण माध्य के क्या कार्य हैं, मध्यस्थ के कार्य क्या है। मध्यस्थ के कार्य मतलब मध्यस्थ जो भी है, फुटकर व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, एजेंट हैं, तो ये काम क्या करते हैं, इनका काम कैसा होता है। सबसे पहले ये छांटने का काम करते हैं। छांटना मतलब कोई भी, मान लो कि कोई सामान है, मान लो कि काजू है या चावल है, तो वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानों में जहाँ उसका उत्पादन होता है, तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग क्वालिटी के चावल या काजू प्राप्त होंगे। तो वो क्या करेगा, हर जगह से अलग अलग क्वालिटी का जो है काजू खरीदेगा और उसको अलग अलग बोरे में जो है उसको क्या करेगा, उसको जमा करेगा। तो ये उसका पहला काम होता है कि उत्पादों को वो क्या करता है, अलग अलग तरह के उत्पादों को छांटता है, जिसका डिमांड जो है उपभोक्ता करते हैं, उसका प्रयोग उपभोक्ता करेंगे, खरीदेंगे। दूसरा है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब अब वो अलग अलग तरह के वस्तुओं को छांट तो लिया कि उसको कौन कौन सा, किस किस क्वालिटी का वस्तु चाहिए। अब उसको वो क्या करता है, एक जगह जो है सभी को ला करके एक जगह जमा करता है, एक स्थान पे, ताकि वहाँ से वो फिर उसका जो है व्यापार कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं इकट्ठा करना। इसके लिए उसको यातायात, परिवहन के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर बंटवारा करना। उपभोक्ता के अनुसार। अब कोई उपभोक्ता जो है, जैसे काजू है, कोई उपभोक्ता 100 ग्राम का पैकेट खरीदेगा, कोई 250 ग्राम का पैकेट खरीदने वाला उपभोक्ता होगा, कोई ज़्यादा थोड़ा पैसा वाला है तो वो आधा किलो का भी जो है काजू का पैकेट खरीदेगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के उपभोक्ता के अनुसार जो है उत्पादों को अलग अलग वजन में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं और उसका जो है पैकेट बनाते हैं। इसको बंटवारा करना कहते हैं। चौथा, वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करने का मतलब है कि विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं को, ठीक है, वर्गीकृत कर विभिन्न उत्पादों की तथा विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुओं को रखना। मतलब कि एक उसका जो दुकान है उसमें वो सिर्फ काजू नहीं रखेगा, वो काजू के कई प्रकार रखा हुआ है, और भी शैम्पू रखेगा, साबुन रखेगा, और भी जो तमाम वस्तुएं हैं उसको वो क्या करेगा, उसको वो अपने दुकान में अलग अलग टाइप के वस्तुओं को इकट्ठा करके रखेगा। उसको कहते हैं वर्गीकृत करना। यानी कि उसके जो दुकान में है अलग अलग तरह के संबंधित वस्तुएं, अलग अलग प्रकार के। अब कोई राशन दुकान में जाएंगे तो अलग अलग तरह का सामान मिलता है, तो उसको कहते हैं वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करके वस्तुओं को रखना। 5वां नंबर है उत्पाद प्रवर्तन। उत्पाद प्रवर्तन
का मतलब होता है कि उत्पाद माने प्रोडक्ट हो गया, प्रवर्तन माने प्रमोशन, मतलब वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन, प्रचार इत्यादि की व्यवस्था करना। ऐसे तो उत्पादों के विक्रय के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए जो है निर्माता ही ज़्यादातर जो है व्यय करता है विज्ञापनों पर, लेकिन जो आपके मध्यस्थ होते हैं वो भी कई तरह का जो है प्रचार और विज्ञापन का सहारा लेते हैं, जिससे कि उनका उत्पाद जो है बढ़े। विक्रय संवर्धन का भी वो सहारा लेते हैं। ठीक है। सौदा करना, अब जो निर्माता है, निर्माता मान लो कि 100 रुपये उसका लागत है वस्तु का, वो 110 रुपये में क्या करता है, मध्यस्थ को बेच देता है। अब पहला मध्यस्थ जो होगा वो दूसरे मध्यस्थ को अपना प्रॉफिट कुछ जोड़ करके बेच देगा। 5 रुपया अगर प्रॉफिट लिया तो 115 रुपया में वो बेच दिया। अब दूसरा मध्यस्थ उपभोक्ता को जो बेचता है तो वो भी मान लो 5 रुपया का प्रॉफिट लिया तो 120 रुपया में वस्तु को उपभोक्ता को बेच दिया। अब उपभोक्ता 120 रुपये में वस्तु को लेने के लिए तैयार हो और वस्तु का उपयोग करके वो संतुष्ट भी हो जाए, इसके लिए सौदा कौन करता है, मध्यस्थ करते हैं। तो मध्यस्थ निर्माताओं के लाभों को पूरा करने के बाद अपना लाभ लेते हुए उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हैं, उनसे सौदा करते हैं ताकि वो उस मूल्य पे उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए। जोखिम उठाना, अब हम लोग पहले ही देखे कि जो भी मध्यस्थ है वो क्या करते हैं, निर्माता से वस्तुओं को खरीद लेते हैं, यानी वो अब उसके स्वामी हो जाते हैं। अब निर्माता को कोई मतलब नहीं है, निर्माता को उसका जो लाभ मिलना था वो मिल गया मध्यस्थों से पहले ही। अब मध्यस्थ के ऊपर जोखिम होता है कि क्या वो कुछ लाभ जो सोचे हुए हैं उसको, उस वस्तु को बेच करके प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कि वस्तु का मांग कम हो जाए बाजार में, कुछ वस्तुएं टूट फूट जाए, नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो या कुछ और बात ऐसा हो जाए जिसके कारण जो है उसकी वस्तुएं न बिके और क्या हो, मध्यस्थों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया में, विपणन की सारी प्रक्रिया में मध्यस्थ जो है जोखिम उठाते हैं, वस्तुओं के वितरण से संबंधित जोखिम उठाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मध्यस्थ ये सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वितरण माध्यमों के प्रकार, यानी कि मध्यस्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इनको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, प्रत्यक्ष मध्यस्थ और अप्रत्यक्ष मध्यस्थ। प्रत्यक्ष मध्यस्थ को हम लोग शून्य स्तरीय भी कहते हैं, शून्य स्तरीय मध्यस्थ भी कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष मध्यस्थ का मतलब होता है कि ऐसा जो निर्माता है, निर्माता किसी भी मध्यस्थ को नहीं रखता है अपने और उपभोक्ता के बीच में, वो सीधा माल किसको बेचता है, उपभोक्ता को बेचता है, सीधा उपभोक्ता को माल बेचता है और किसी भी प्रकार का मध्यस्थ नहीं रखता। इसलिए शून्य स्तरीय मध्यस्थ या प्रत्यक्ष मध्यस्थ नहीं इसको कहना चाहिए, एक्चुअल में प्रत्यक्ष वितरण कहना चाहिए इसको। ठीक है। प्रत्यक्ष वितरण तो क्या करता है, निर्माता जो है उपभोक्ता को डायरेक्ट अपना सामान बेचता है। खास करके इस तरह का जो वितरण होता है वो औद्योगिक वस्तुओं के संबंध में होता है। औद्योगिक वस्तुएं को जो है उपभोक्ता के डिमांड पे जो है तैयार किया जाता है और उसको बेचा जाता है, इसलिए मध्यस्थ की बहुत आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है। और कुछ तकनीकी वस्तुएं होती है जिनका ज्ञान देना पड़ता है, इसलिए ऐसे तकनीकी और औद्योगिक वस्तुओं के जो है वितरण में मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती है उनके वितरण में भी मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जैसे फूल है, फल है, मछली है, सबको हम लोग जो है डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। दूसरा तरफ है जो अप्रत्यक्ष मध्यस्थ। अप्रत्यक्ष मध्यस्थ का मतलब होता है कि वितरण का ऐसा कार्य जो कि जिसमें निर्माता जो है डायरेक्ट जो है उपभोक्ता को माल नहीं बेच पाता है, उसके लिए वो क्या करता है, मध्यस्थों को रखता है। अगर वो निर्माता
निर्माता तथा उपभोक्ता के बीच में अगर एक मध्यस्थ है, उपभोक्ता है, यहाँ उपभोक्ता के बीच में अगर एक मध्यस्थ है तो उसको हम लोग कहते हैं एक स्तरीय मध्यस्थ। जैसे निर्माता और उपभोक्ता के बीच में एक मध्यस्थ हो सकता है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी, तो निर्माता चाहे तो अब किसी फुटकर व्यापारी को या अपना फुटकर दुकान खोल करके भी क्या कर सकता है, उपभोक्ताओं को माल बेच सकता है। तो इसको एक स्तरीय मध्यस्थ कहते हैं। द्विस्तरीय मध्यस्थ का मतलब है कि निर्माता तथा उपभोक्ता के बीच में दो मध्यस्थ होते हैं। तो पहला मध्यस्थ कौन हो सकता है, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी हो सकता है। ये क्या करता है, निर्माता से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और वो खुदरा थोड़ा थोड़ा करके माल नहीं बेचता है। वो क्या करता है, फुटकर व्यापारियों को माल बेचता है। फुटकर व्यापारी को बड़ी संख्या में माल एक साथ बेचता है और फिर फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को। तो यहाँ दो मध्यस्थ आ जाते हैं निर्माता और उपभोक्ता के बीच में, तो इसको द्विस्तरीय मध्यस्थ कहते हैं। त्रिस्तरीय मध्यस्थ में क्या होता है कि निर्माता तथा उपभोक्ता के बीच में तीन मध्यस्थ होते हैं। पहला मध्यस्थ वो किसी एजेंट को रख सकता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके लिए एजेंट भी बीच में एक मध्यस्थ के रूप में आ जाते हैं। वो निर्माताओं के एक एजेंट होते हैं वस्तुओं को बेचवाने के लिए, वो आ जाते हैं। जैसे एजेंसी, कोई एजेंसी, दूध का एजेंसी, फिर उसके बाद किसी तरह का चिप्स वगैरह का एजेंसी, जूता श्री लेदर्स का जूता का एजेंसी, ऐसा कोई एजेंसी जो है पहले एजेंसी दिया जाता है। हीरो होंडा शोरूम का एजेंसी, ऐसे एजेंसी दिया जाता है। फिर वो एजेंट किसको बेचता है, थोक व्यापारी को बेचता है। ये दूसरा मध्यस्थ हुआ, होलसेलर जिसको बोलते हैं। फिर थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी खरीदता है और फिर लास्ट में किसको मिलता है, लास्ट में मिलता है उपभोक्ता को। तो इस तरह से यहाँ तीन मध्यस्थों का उपयोग किया गया, तो इसको कहते हैं त्रिस्तरीय मध्यस्थ। तो इस तरह से वितरण के कार्य में मध्यस्थों के प्रकार को यहाँ पर बताया गया। अब इसके आगे जो है चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है वितरण माध्यमों के चयन को प्रभावित करने वाले घटक या फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से कारण हैं जो एक निर्माता को अपना वितरण माध्यम उसका क्या होगा, किस तरह का वो वितरण माध्यम रखेगा, इसको वो तय करता है। उसी को कहते हैं कि वितरण माध्यमों के चयन को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहले कोई भी निर्माता है वो वितरण माध्यम वो कैसा रखेगा जिससे कि उसको फायदा हो, इसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले उत्पादन संबंधी या उत्पाद संबंधित तत्व। उत्पाद संबंधी मतलब आपका वस्तु कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा वितरण माध्यम आपके लिए लाभदायक होगा। अगर वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो आप क्या है, लंबा वितरण मार्ग नहीं रख सकते हैं। यानी कि एजेंट को बेचेंगे, थोक व्यापारी को जाएगा, फिर फुटकर व्यापारी को जाएगा, फिर उपभोक्ताओं को। ऐसा करेंगे तो वस्तु नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। दूसरा है कि जो वस्तुएं बहुत टिकाऊ है उसका वितरण माध्यम हम लोग लंबा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय लगने पे भी वो खराब नहीं होने वाली है, इसलिए उसमें बहुत सारे मध्यस्थ हो सकते हैं। तीसरा, अगर औद्योगिक वस्तु है तो औद्योगिक वस्तुओं का वितरण जो मध्यस्थ है उसके लिए हमको लंबा मार्ग रखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भी उपभोक्ताओं को औद्योगिक वस्तुएं बेची जा सकती है, यानी कि मध्यस्थ क्या होंगे, नई शून्य भी हो सकते हैं। मध्यस्थों की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। उपभोक्ता वस्तु ऐसी वस्तु है जिसका हम लोग उपभोक्ता लोग प्रयोग करते हैं। कुकर हो गया, पंखा हो गया, साइकिल हो गया, कपड़े हो गए। तो ऐसी वस्तुओं का जो है माध्य वितरण करने के लिए माध्यमों की संख्या, मध्यस्थों की संख्या अधिक रखी जा सकती है।
तो ऐसे जो बातें, कुछ तकनीकी वस्तुएं होते हैं, इसमें तकनीकी ज्ञान देना आवश्यक होता है, तो ऐसी वस्तुओं के लिए भी लंबा वितरण मार्ग के लिए भी वितरण मध्यस्थों की संख्या ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उत्पाद संबंधी तत्व जो है वो ये तय करते हैं कि निर्माता जो है मध्यस्थों की संख्या कितनी रखे। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा हम लोग कहते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं, कंपनी यानी निर्माता। जो निर्माता है, उत्पादक है, वो क्या चाहता है। अगर वो ये चाहता है कि वितरण पे उसका नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तब वो क्या करेगा, मध्यस्थों को कम से कम रखेगा। क्योंकि मध्यस्थ जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है कि उन मध्यस्थों पे कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं हो, तो वो नियंत्रण किस सीमा तक रखना चाहता है वस्तुओं के वितरण से संबंधित, उस पे भी मध्यस्थों की संख्या निर्भर करती है। ठीक है, और उसके बाद उसकी वित्तीय शक्ति कितना है, उसके पास कितना पूंजी अवेलेबल है, कितना खर्च कर सकता है वो मध्यस्थ। क्योंकि मध्यस्थ जब रखा जाएगा तो कंपनी जो है, उत्पादक जो है, निर्माता जो है, उसका खर्च क्या हो जाता है, कम होता है। जितना ज़्यादा मध्यस्थ होंगे उसका खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं को वितरण करने का जो कार्य कौन करते हैं, मध्यस्थ करेंगे। लेकिन अगर वो मध्यस्थ नहीं रखता है तब क्या होगा, वस्तु के वितरण से संबंधित सारे खर्चे जो है कंपनी को खुद करने पड़ेंगे। तो इस तरह से कंपनी दो बातों पे ध्यान देती है कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, वो कितना खर्च करना चाहता है वितरण पे। दूसरा है कि वो नियंत्रण कितना रखना चाहता है वितरण पे, उसी अनुसार मध्यस्थों की संख्या तय होती है। तीसरा है प्रतियोगी तत्व। प्रतियोगी तत्व, प्रतियोगी तत्व का मतलब है कि जिस वस्तु का वितरण कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो दूसरे व्यापारी उसी वस्तु के वितरण के लिए जैसा वितरण माध्य रखे हैं उसी अनुसार वह व्यक्ति भी रखेगा। जैसे बाकी लोग अगर दो माध्य रख करके वस्तु का वितरण कर रहे हैं, तो उस व्यापारी को भी दो माध्य रखने पड़ेंगे ताकि वो अपने प्रतिद्वंदियों का सामना कर सके। चौथा नंबर है, तो ये तीन जो है मुख्य हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ सॉरी, चौथा भी है इसमें, बाजार तत्व। बाजार तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु का बाजार एक ही जगह पर संकुचित है तब क्या होगा, वितरण माध्य यानी मध्यस्थों की संख्या ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही बाजार है, वहाँ बिक जाएगा माल। और दूसरा क्या होता है, कितना वस्तु वहाँ बिकता है उस बाजार में। अगर वस्तु ज़्यादा बिकता है तो वितरण माध्य जो है हमको कम रखना पड़ेगा। तो बाजार अगर संकुचित है, एक ही जगह पे है और वहाँ पर वस्तु की बिक्री ज़्यादा है, तो कम जो है मध्यस्थ रख करके भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर बाजार फैला हुआ है, यानी कुछ चकद्दरपुर में है, कुछ चकद्दरपुर से बाहर है, कुछ थोड़ा सा और दूर में है, तब क्या करना होगा, इसे फैला हुआ है, एक ही जगह जो है उसके खरीदार नहीं है, तब हमको क्या होगा, वस्तुओं को बेचने के लिए हम लोग को मध्यस्थों की संख्या ज़्यादा रखनी होगी। पांचवा, पर्यावरण संबंधी सत्य। पर्यावरण संबंधी, या पर्यावरण का मतलब ये है कि जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसमें क्या होता है, कभी तेजी कभी मंदी चलता रहता है। इसको आर्थिक कारण बोलते हैं, आर्थिक तत्व भी बोलते हैं। तो अगर तेजी है मतलब वस्तुओं के खरीदार बहुत है, ग्राहक सामान को खरीद रहे हैं, बिक्री बहुत हो रहा है, तब क्या होता है, तब हम कम मध्यस्थ रख करके भी काम चला लेंगे। तब हमको ज़्यादा मध्यस्थ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मंदी है, वस्तु नहीं बिक रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं खरीदने के लिए, तब हमको ज़्यादा मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसमें कानूनी तत्व भी आते हैं, कानूनी दबाव।
अगर सरकार का दबाव है, उस पर तरह तरह के कानून लगाए गए हैं, नियम लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, तब भी हम ज़्यादा मध्यस्थ नहीं रखेंगे, और जितना कम कानूनी हस्तक्षेप होगा उतना हम मध्यस्थ बढ़ा सकते हैं वस्तुओं को का वितरण करने के लिए। तो इस तरह से वितरण के मध्यस्थों के चयन के लिए जो है निर्माता पर जो है इन सभी बातों का असर पड़ता है। अब यहाँ हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक वितरण के घटकों को बताएं, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जो निर्माता जो वस्तुओं का वितरण करता है उसके मुख्य घटक या फैक्टर्स क्या हैं, किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले निर्माता ध्यान देता है आदेश का प्रक्रियाकरण। प्रक्रियाकरण का मतलब है कि जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं उपभोक्ताओं से, क्रेताओं से, कि हमको ये वस्तु चाहिए, इतना मात्रा में चाहिए, उन आदेशों को किस तरह से सबसे अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता है, ताकि जो है ग्राहकों को वस्तुएं जो है समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। इसको कहते हैं आदेश का प्रक्रियाकरण। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदेश का प्रक्रियाकरण, यानी मान लीजिए कि दिल्ली में हमारा उत्पादन इकाई है, उत्पादित किया जाता है माल को, और हैदराबाद में वस्तु को, पटना में वस्तु को बेचा जाना है। तो वहाँ पास अगर उपभोक्ताओं का मांग अचानक से बढ़ गया, तो वहाँ पास इतना वस्तु अवेलेबल है, स्टोर करके उस जगह पे रखा गया है कि उनको जो है इमीडिएट उनको जो है उनके आदेश को पूरा किया जा सके। तो इसके लिए क्या होगा, आपको उन स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं को भंडार करके स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो अब स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा ग्राहक सुविधा हम लोग दे पाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी आता है कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखे हुए इस उम्मीद पर कि भैया उसका मांग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मांग होगा, लेकिन अगर मांग उस तरह से नहीं होता है तो हमारा क्या है कि वस्तुओं को वहाँ तक ले जाने में जो खर्च होगा, वहाँ स्टोर करके भंडार गृह में रखने का जो खर्चा होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और वो खर्चा बढ़ने से क्या हो जाएगा कि वस्तुओं का कीमत भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, और हो सकता है कि उस बढ़े हुए कीमत पे उपभोक्ता उस वस्तु को ना खरीदे। तो ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा जोखिम वाला काम होता है, लाभ को कम कर देगा व्यवसाय के, अगर हम वस्तु का मूल्य कम रखते हैं और खर्चा ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि हम जो भंडारण करेंगे वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पे जो हम स्टॉक करके रखेंगे, उसकी मात्रा, उचित मात्रा कितनी हो, ताकि अच्छी ग्राहक सेवाएं भी दी जा सके और लागत को भी कम किया जा सके, ताकि हमारा लाभ प्रभावित नहीं हो। दूसरा जो है परिवहन। परिवहन मतलब वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पे पहुंचाने के लिए परिवहन के किन साधनों का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो है लाभों पर असर ना पड़े और वस्तुएं सुरक्षित रूप से ससमय उन बाज़ारों में पहुंच जाएं। ठीक है, जहां से उपभोक्ता